बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजरी कि किस तरह से एक सेल के अंदर जो इंजरी है वो डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है और देन कौन कौन से स्टेप्स हैं, जैसे वो स्टेप वाइज जो है वो इंक्रीज करती रहती है। सो पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजरी देखने से पहले हमें बेसिक प्रिंसिपल जो है वो समझना ज़रूरी है कि इंजरी का बेसिक प्रिंसिपल होता क्या है। सो अगर हम मैं बात करूँ कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेल इंजरी की, तो उसमें दो तीन चार चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो एक इंजरी हुई है उसका ड्यूरेशन क्या है। सो फर्स्ट वन इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इंजरी। सेकंड वन के मतलब वो जो इंजरी है उसकी सिवियरिटी क्या थी। हम सब जानते हैं कि जितना सीवियर इंजर्ड सेल होगा उतनी ज़्यादा उसके इफेक्ट्स भी जो है वो ज़्यादा सीवियर रहेंगे, उतना ज़्यादा सेल डैमेज होगा जितनी इंजरी की सीवियरिटी ज़्यादा होगी। जो इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि वो किस नेचर की इंजरी है, नेचर ऑफ द इंजरी। ठीक है। और एक जो चीज़ और इसमें आ जाएगी वो आ जाएगी कि किस टाइप का सेल है, टाइप ऑफ द सेल, कि जिस सेल के ऊपर इंजरी हो रही है वो कौन सी टाइप का सेल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दो सेल्स की, हम अगर एग्जांपल लें दो सेल्स की, तो उसमें कार्डियक सेल्स और स्केलेटल सेल्स। अब जो स्केलेटल मसल्स के सेल हैं उनके ऊपर और कार्डियक मसल्स के जो या जो कार्डियक सेल्स हैं उनके ऊपर अगर सेम तरह की स्ट्रेस अप्लाई की जाए या सेम तरह की उनको इंजरी अप्लाई की जाए, तो कार्डियक मसल्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी स्केलेटल मसल। सो हमने इसमें बेसिक प्रिंसिपल में हमें ये भी समझना होगा कि किस टाइप के सेल्स के ऊपर जो है वो इंजरी हुई है। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है अडॉप्टेबिलिटी ऑफ द सेल। एडॉप्टेबिलिटी के लिए एडॉप्टेशन ऑफ दिस ऑफ सेलुलर अडॉप्टेशंस वाला जो लेक्चर है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो सेलुलर अडॉप्टेशन के लिए ये है कि सेल अपने सर्वाइवल के लिए जो जितनी भी वो अडॉप्टेशंस कर रहे होते हैं, हम कहते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सेलुलर अडॉप्टेशंस हैं। सो ये बेसिक प्रिंसिपल है। जब भी इंजरी होती है तो हमने उसकी सिवियरिटी को देखने के लिए, उसके इफेक्ट्स को देखने के लिए इस प्रिंसिपल को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर इनमें से जब भी कोई इफेक्ट आएगा, जब भी कोई इंजरी होगी, तो इस प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो डिफरेंट बायोकेमिकल चेंजेस आएंगी इनसाइड द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कंपोजिशन ऑफ द सेल में, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। सो अगर अब मैं बात करूं पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजरी की, तो इसमें हम अगर एग्जांपल लें इस्कीमिया की। इस्कीमिया क्या है कि रिड्यूस द ब्लड फ्लो, कि अगर किसी भी ऑर्गन के अंदर या किसी भी सेल के अंदर जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो गया है, जब इस्कीमिया होगा, ब्लड का फ्लो रिड्यूस होगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगी हम उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया वो कंडीशन है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब इस्कीमिया होगा देन वहाँ पे उसके बाद इस्कीमिया होने के बाद हाइपोक्सिया ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब ब्लड कम गया है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम रहेगा। और जब हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो हमारे पास डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारे पास हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिक्रीज होगा, देन एटीपी जो है वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। एटीपी का लेवल डिक्रीज होगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आपने सुना होगा कि एटीपी जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। सो जब पावर हाउस ऑफ द सेल जब एटीपी डिक्रीज होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल जो पावर जब कम होगी, तो फिर तीन तरह के इफेक्ट्स जो है वो एक सेल के अंदर वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन पे अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे सोडियम के जो पंप्स हैं वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो डिक्रीज्ड सोडियम पंप प्लस इंक्रीज्ड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस,
और जो तीसरी चीज़ इसकी वजह से हो रही होगी 1, 2 एंड 3, वो यहाँ पे ये हो रही होगी कि राइबोसोम्स की जो है उसकी डी अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। सो जब एटीपी डिक्रीज होगा इसे एक सेल के अंदर, तो उसी सेल के अंदर जो है वो सोडियम पंप जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगी उसकी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और राइबोसोम्स की जो है वो डी अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो फिर ये तीनों जो आपके पास तीनों इवेंट स्टार्ट हो गए हुए हैं, इन तीनों ने डिफरेंट तरीकों से जो है वो सेल को इंजर्ट करना स्टार्ट करना है, उसको हम डिटेल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सोडियम पंप जो है वो ये कम हो गए हैं, तो जब सोडियम पंप कम होंगे तो यहाँ पे इनफ्लक्स और ईफ्लक्स होगा। अब इनफ्लक्स का मतलब है कि कुछ ऐसे आयंस होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सेल के इनसाइड जो है वो आना शुरू कर देंगी, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनफ्लक्स हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होगा कि इनफ्लक्स ऑफ H2O, यानी कि हमारे पास जो पानी है वो सेल के अंदर ज़्यादा उसका इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो सोडियम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी तरह से सेल के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो भी हमारे पास जो है ये सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब इनफ्लक्स हो रहा है तो यहाँ पे कुछ चीज़ों पे क्या हो जाएगा, ई फ्लक्स भी होगा। अब ई फ्लक्स क्या है? ई फ्लक्स ये है कि जो चीज़ें सेल से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास इस सिनेरियो में पोटाशियम की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। सो जब हमारे पास सोडियम पंप डिक्रीज हुए तो इनफ्लक्स हुआ डिफरेंट आयंस का, और उसके बाद जैसे उसमें हमारे पास पानी है जिसमें सोडियम है, कैल्शियम है, इसी तरह से इफ्लक्स हुआ कि सेल से बाहर की तरफ पोटेशियम मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो जब ये सब होंगे तो इसके बाद क्या होगा कि स्वेलिंग ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल करेगा तो अल्टीमेटली स्वेलिंग ऑफ द सेल भी हो जाएगी। और यही सेल जो है बाद में वो ब्लेब्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे या बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरह से जो है वो सेल क्या करना शुरू कर देगा, वो उसकी इंजरी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर अब मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास इंक्रीज्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन हुई थी इसकी वजह से सेल को किस तरह से इफेक्ट हुआ, तो इसको देखने के लिए हमारे पास फिर क्या हुआ कि तीन तरह की यहाँ से फिर चीज़ें जो हैं उनके अंदर वेरिएशन आई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लाइकोजन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से जो है वो ग्लाइकोजन वो डिक्रीज हो गया। ग्लाइकोजन डिक्रीज हुआ, नंबर वन। नंबर टू के ऊपर यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो गया। और नंबर थ्री के ऊपर अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को बताऊँ कि नंबर थ्री में इस पे क्या होगा कि यहाँ से पीएच जो है सेल की वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब एनारोबिक एनारोबिक अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जब इंक्रीज हुआ तो ग्लाइकोजन डिक्रीज हो गया। जब ग्लाइकोजन डिक्रीज हुआ तो उसके साथ में लैक्टिक एसिड की जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और पीएच जो है वो कम हो रही है। अब जब पीएच कम होगी तो अल्टीमेटली पीएच कम होने की वजह से क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगी सेल में, और वो क्लम्पिंग जो है वो किसकी होगी, न्यूक्लियर मटेरियल की होगी। कि मतलब जो न्यूक्लियस का वाला जो पोर्शन है उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो पड़ा हुआ है उसके, या जो न्यूक्लियर क्रोमोटेन्स हैं उसके, वो जो है उनकी क्लम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से भी जो है वो सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह से मैं बात करूं कि ये जो डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम हो रही थी ये इसकी वजह से क्या हुआ, तो जब डी अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम होगी तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस जो है ये कम हो जाएगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस कम होने की वजह से लिपिड की डिपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इनसाइड द सेल।
सो इस तरह से करके भी जो है हमने देखा कि सोडियम पंप कम होंगे तो तब भी सेल जो है वो इन इन स्टेप्स के थ्रू जो है वो इंजर्ड हो रहा होगा। अगर हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज कर जाता है तो ये वाले स्टेप्स जो है ये सेल के न्यूक्लियर क्रोमेटिन को जो है वो डैमेज कर रहे होंगे। और अगर हम इस साइड से राइबोसोम्स की डी अटैचमेंट की बात करें तो वहाँ से फिर प्रोटीन की सिंथेसिस की वजह से जो प्रोटीन की सिंथेसिस कम होना स्टार्ट होगी, इसकी वजह से लिपिड की डिपोजिशन होना स्टार्ट होगी इसके अंदर। अब ये जो हमने सारी पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजरी पढ़ी है, ये इस्कीमिया की वजह से यहाँ तक अभी हमने जो पढ़ा है, ये सारा कुछ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से याद रखिएगा कि ये सारी जो इंजरी हो रही है, यहाँ से भी जो इंजरी हो रही है, यहाँ से भी जो इंजरी हो रही है और यहाँ से भी जो हो रही है, ये हमारे पास आ जाते हैं रिवर्सिबल के अंदर, रिवर्सिबल सेल इंजरी में आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से सिर्फ इस वाले इस्कीमिया वाला जो फैक्टर है कि मतलब जहाँ पे ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ है सिर्फ इसको रिमूव कर देंगे तो अल्टीमेटली हाइपोक्सिया नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा तो जो इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कंप्लीट हो जाएगी जो कम हुई थी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कंप्लीट होगी तो एटीपी जो है वो कंप्लीट जो है वो हो जाएगी, वो डिक्रीज नहीं रहेगी। तो फिर ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये भी रिमूव हो जाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ सेल इंजरीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरीज, जो जिनका फैक्टर ख़त्म करने की वजह से जो है जो इनिशियल रीज़न है उसको ख़त्म करने की वजह से ये सेल अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने इस चीज़ को यहाँ से रिमूव नहीं किया, फॉर एग्जांपल इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ या इसको आपने रेजिस्टेंट रहने दिया, तो फिर उसके बाद यही रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है जब ये मूव करेगी तो फिर किस तरह से वो इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगी।